हम लोग जो बात करेंगे अब दैट इज जो सेक्शन नंबर 4, किसकी बात करेंगे? सेक्शन नंबर 4। हम लोगों ने अब तक जो देखा है दैट इज जो सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 एंड सेक्शन नंबर 3। रिकैप कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 1, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 में हम लोगों ने केवल एक डेफिनेशन देखी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31, डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन। 7 तरह के पर्सन बताए गए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेक्शन 3 हम लोगों ने देखा था प्रीवियस ईयर डिफाइंड। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज जो सेक्शन 4, और इसमें बताया गया है चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स। कहने के लिए तो इस सेक्शन को हम लोग ना भी पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स। हम चाहें तो इस सेक्शन को ना भी पढ़ाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जो मैंने बताया है तुम लोग को एक बार, कोई भी एक्ट, कोई भी काम नहीं कर सकता जब तक कि उसमें वो डिफाइंड ना हो या डिस्क्राइब्ड ना हो। यानी एक्ट में कोई चीज लिखी है तो ही होगी। अब इस पूरे एक्ट को बनाने के पीछे ये सेक्शन 4 का हाथ है। जो तुम लोग पूरा चैप्टर पढ़ोगे, सारे सब्जेक्ट पूरे चैप्टर की बात की है। इसने कहा चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स कि आप सैलरी से कमाते हो, हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हो, बिजनेस से कमाते हो, कैपिटल गेन से कमाते हो एंड अदर सोर्सेज से कमाते हो। थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग को पता चलेगा कि दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। आगे चलने पर पता चलेगा दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। कितने? 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। या तो मैं नौकरी करके कमाऊं, या तो मेरे पास घर द्वार बहुत ज़्यादा हैं उनको किराए पर उठा करके कमाऊं, या तो मैं अपना बिजनेस शुरू कर दूं उससे कमाऊं, या तो घर बार बेच करके, ज्वेलरी बेच करके कमाऊं, और या तो जुआ खेल करके, या कोई ऐसी इनकम जैसे डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ब्याज वगैरह, जो इन चारों में ना हो। बची खुची सारी इनकम कहाँ जाती है? अदर सोर्सेज में। मैं टीचर हूँ, मुझे किसी कॉलेज में कॉपी साइन करने का मौका मिला तो मेरी जो कमाई होगी वो किस हेड में जाएगी? ना तो वो मेरी सैलरी है, ना हाउस प्रॉपर्टी, ना पीजीबीपी है, ना कैपिटल गेन है। कहाँ है वो? अदर सोर्सेज। जो 4 में ना कवर हो वो कहाँ कवर हो जाएगी? 5वें में। इसको हम लोग रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम भी बोलते हैं। कौन सा इनकम? रेजिडुअरी इनकम, हेड ऑफ इनकम। यानी बचे खुचे जितने भी हैं इसी हेड ऑफ इनकम में जाएंगे। दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। कितने हेड्स ऑफ इनकम है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। इज इट क्लियर? कहा इन 5 को जोड़ लो, इनमें फिर ऐड करो क्लबिंग ऑफ इनकम। कौन सी इनकम? ये मेरी इनकम है, ये मेरे वाइफ की इनकम है, वो भी मेरे में जुड़ेगी। हर केस में नहीं, कुछ केसेस हैं। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम के, देन यू विल कम टू नो दैट व्हाट टाइप ऑफ इनकम विल बी एडेड इन माय इनकम इंस्टेड ऑफ एडेड इट इन द इनकम ऑफ माय वाइफ, इट विल बी एडेड इन माइन इनकम। मेरे माइनर चाइल्ड की कोई इनकम है, दैट विल बी एडेड इन माइन हेड्स ऑफ इनकम। दिस इज माइन इनकम, ये मेरी इनकम मानी जाएगी। वो माइनर चाइल्ड की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो मेरी मानी जाएगी। इसको हम कहते हैं क्लबिंग। क्या बोलते हैं? क्लबिंग। तो देखा जाएगा, वो पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। 5 हेड्स पढ़ लिया, मेरी इनकम है, ये किसी दूसरे की इनकम है जो मेरे में ऐड होगी तो भी ऐड कर लो। माइनस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो उनको आप सेट ऑफ कर सकते हैं। ये कहलाती है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या कहलाती है? ग्रॉस टोटल इनकम। ये क्या कहलाती है? ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, डिडक्शंस माइनस कर देते हैं तो ये आ जाती है हमारी टैक्सेबल इनकम। कौन सी इनकम? अब टैक्सेबल इनकम पर आप
टैक्स रेट का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा टैक्स। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। इज इट क्लियर? हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें से हमको रिबेट एंड रिलीफ मिलती है। क्या मिलती हैं? छूटें मिलती हैं कुछ अंडर सेक्शन 88 एंड 89। 87A भी है। रिबेट एंड रिलीफ माइनस कर लो तो टैक्स पेबल आ जाएगा। बोलो ना। अगर कोई इंटरेस्ट आया, पेनाल्टी आया, तो टोटल अमाउंट पेबल आ जाएगा। टोटल अमाउंट पेबल आ जाएगा। हमने पेमेंट किया है कुछ टीडीएस के नाम से, टीसीएस के नाम से, एडवांस टैक्स के नाम से, माइनस कर लो। नेट अमाउंट पेबल। बोलो। देखेंगे हम लोग पूरा। ये आपका बुक है। ये पूरी बुक बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से बनी हुई है। हम लोग जिस दिन बेसिक खत्म कर लेंगे उस दिन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? उसके बाद कौन सा चैप्टर? हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। उसके बाद कैपिटल गेन। उसके बाद अदर सोर्सेज। इन पांचों को खत्म करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। उसको खत्म करने के बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा डिडक्शन। उसके बाद आएगा कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हाँ या ना? उसके बाद तुम लोग पढ़ोगे टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, रिबेट एंड रिलीफ, टैक्स पेबल कैलकुलेट। उसके बाद इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ोगे। उसके बाद पेनाल्टी का चैप्टर पढ़ोगे। टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स का चैप्टर पढ़ोगे। बात समझ में आई? यानी अगर सेक्शन 4 है तो पूरा इनकम टैक्स का बुक है। अगर सेक्शन 4 ना होता तो ये एक्ट तो साइलेंट था। बात समझ में आई? तो सेक्शन 4 नोट कर लें। दिस इज योर चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स। तो अब हमें लगता है कि आपको चारों सेक्शंस तैयार हो गए। क्यों? सेक्शन 1 कहता है दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, अच्छा जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 231 में पर्सन की डेफिनेशन बताई थी। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। हाँ है ना? सेक्शन 3 previous year means the financial year which is immediately preceding the assessment year. Section 4 charges of income tax। पांचों हेड्स ऑफ इनकम को जोड़ लो, क्लबिंग कर लो, माइनस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर लो। जो आएगा वो ग्रॉस टोटल इनकम होगी। उसमें से डिडक्शन 80C to 80U डिडक्ट कर दो, माइनस कर दो। जो बचेगा वो टैक्सेबल इनकम होगी। टैक्सेबल इनकम में से रिबेट एंड रिलीफ दे दो। टैक्सेबल इनकम में टैक्स कैलकुलेट करो, रिबेट एंड रिलीफ दे दो, उसमें इंटरेस्ट और पेनाल्टी जोड़ लो, माइनस कर दो टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड। जो बचेगा वो नेट लायबिलिटी ऑफ टैक्स। ठीक है ना? अब जो हम बात करेंगे दैट इज योर सेक्शन 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन वहां तक जाने से पहले हम एक और पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, दैट इज योर अगेन प्रीवियस ईयर, जिसमें हमने आपको एक चीज अभी नहीं बताई एंड दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज योर एक्सेप्शंस टू द प्रीवियस ईयर। हमने आपको केवल प्रीवियस ईयर में डेफिनेशन बताई। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। लेकिन इसमें एक चीज आपको नहीं बताई। प्रीवियस ईयर मेरा 15-16 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 1/4/2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक की कमाए हुए इनकम की बात कर रहे हैं। और सोचना नहीं है कि इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा 16-17, सोचने की जरूरत ही नहीं। और ये ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। दिस इज आवर असेसमेंट ईयर। कहने का मतलब ये
कमाओ 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 कमाओ, कोई पूछने नहीं आएगा। यहां आपसे पूछने वाले हैं कौन? गवर्नमेंट। कितना कमाया, कितना टैक्स दिया, बाकी जो बचा है दे दे, रिटर्न जमा कर। यही तो है। यानी इस साल की इनकम पर इस साल पूछा जाएगा आपसे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर भी 15-16 और असेसमेंट ईयर भी 15-16। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर को ही अब असेसमेंट ईयर मान लेते हैं, उसके लिए अब आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। और जो सेक्शन है इसका, सेक्शन 172, इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। अब इसकी कहानी मैं बता दूं पहले, अपने आप समझ में आएगा ऐसा क्यों। देखो तो तुम लोग के बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 11 में नीचे, एक्सेप्शन टू द प्रीवियस ईयर, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट है कि नहीं है? है ना? क्या है ये शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट? क्यों ऐसा किया गया है इसके साथ अत्याचार? ये अत्याचार नहीं है, बल्कि टैक्स का कलेक्शन में कन्वीनियंट एक सुविधा लाई गई है। कन्वीनियंट तरीके से हमें टैक्स मिल जाए। गवर्नमेंट क्या चाहेगी? कन्वीनियंट तरीके से हमें क्या मिल जाए? टैक्स मिल जाए। गवर्नमेंट चाहती है हम तुम्हारे पीछे पीछे भागे, तुम टैक्स चोरी करो, हम तुमको पकड़े, मौका दे। हाँ नहीं, ये वही केस है, इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। और कौन से शिपिंग बिजनेस? नॉन रेजिडेंट के शिपिंग बिजनेस। एसएससी कौन है इसमें? नॉन रेजिडेंट। अगर पिछले क्लासेस तुम लोग को याद हो तो मैंने आपको रेजिडेंट कहा था, मैंने ये बताया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस शिप के हिसाब से हम लोग का इनकम टैक्स चार्ज होता है। हम इंडियन हैं, हम बांग्लादेशी हैं या हम अमेरिकन हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। Citizenship have no any impact to charge income tax. The main thing is residential statusship. निवासीय स्थिति के आधार पर, हिंदी में इसको कहते हैं निवासीय स्थिति के आधार पर एसएससीज के ऊपर टैक्स लगाया जाना। वो रेजिडेंशियल स्टेटसशिप हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 6 में। किस में पढ़ेंगे? तो अभी हम लोग किस सेक्शन पर हैं? फिलहाल सेक्शन 4 की ही बात कर रहे हैं, और 5 अभी देखना बाकी है, उसके बाद हम लोग सेक्शन 6 की बात करेंगे। हाँ या ना? तो सेक्शन ये बोलता है 172, एक नॉन रेसिडेंट जहाज आया, और एक बार अगर जहाज आता है ना, उसके बाद जब गायब होता है, भगवान जाने या वो जहाज वाला जाने कि दोबारा वो हिंदुस्तान के एरिया में कब कदम रखेगा, कोई नहीं जानता। अमेरिकन शिप आई, उसने लोगों को ढोया, मतलब पैसेंजर्स को लादा, सामान को भी लादा, चला गया। अब वो अमेरिकन शिप दोबारा कब हिंदुस्तान के एरिया में आएगा और इंडियन गवर्नमेंट ऐसे दूरबीन लगाए देखती रहेगी, आएगा? अब वो नहीं आएगा, अब वो नाम बदल करके आएगा, अब वो कंपनी का नाम बदल करके आएगा, ढूंढते रहना उसको। बात समझ में आई? क्या यही काम करना है? तो बेटा एक काम करो, तुम नॉन रेसिडेंट हो, तुम क्या हो? नॉन रेसिडेंट। मैंने नॉन रेसिडेंट वर्ड बोला है, नॉन रेसिडेंट इंडियन नहीं बोला मैंने, एनआरआई नहीं बोला मैंने। लास्ट क्लास में भी तुम लोग को ये चीज बताई थी। हम नॉन रेसिडेंट वर्ड यूज करते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन वर्ड नहीं यूज करते। नॉन रेसिडेंट इंडियन मीन्स इंडियन सिटीजन, और इनकम टैक्स में इंडियन सिटीजन के हिसाब से टैक्सेशन को नहीं बांटा गया है, बल्कि रेजिडेंशियल स्टेटसशिप के हिसाब से टैक्सेशन को दिया गया है। तो आया वो विदेशी, आया हिंदुस्तान की सरजमी पर, उसने काम किया, लोगों को ढोया, सामान को ढोया, कमाया और चलता बना। क्या छोड़ दे उसको ऐसे ही कि टैक्स ले ले? बेटा जा रहे हो, जाते हो तो जाओ, लेकिन मेरा टैक्स तो दो। नहीं, टैक्स तो दे दो।
तो कहेगा ले लो टैक्स, बैठो, बड़ा आसान है टैक्स देना, इनकम टैक्स ऑफिसर हो, बड़ा आसान है, बैठाया। उधर परेशान है यात्री जहाज में, अब चलेगा जहाज, 4 दिन तक टैक्स का कैलकुलेशन हो रहा है, अब वो बैठे, अब चलेगा जहाज। ऐसे होता है काम। अगर लेट हो रहा है जहाज को तो जाने दो, लेकिन जाते जाते अपना एक एजेंट यहां पर छोड़ जाओ। अब चाहे वो इंडियन ही क्यों ना हो, ये नहीं कि किसी को उठा करके छोड़ जाओ, इंडियन आदमी कोई होगा या यहाँ का होगा, उसको बना दो कि ये वो बंदा है जिसको हम अपना एजेंट बना करके जा रहे हैं, तुम इससे टैक्स ले लेना, हमको जाने दो, मेरे यात्री परेशान हो रहे हैं, जाओ तुम, छोड़ देंगे, लेकिन अपना एजेंट प्रॉपर अरेंजमेंट करके जाओ, जिससे हम इनकम टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी क्या कर सके, मांग सके। अब समझ में आई बात? क्लियर है? तो सोचो, उसने कमाया और तुरंत टैक्स का प्रॉपर अरेंजमेंट किया, उसके लिए हम अगले साल तक वेट नहीं करेंगे। दिस इज योर एक्सेप्शन टू द प्रीवियस ईयर। नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनीज, हाँ या ना? बोलो। पहला, कभी कभी हम लोग एक बिजनेस बनाते हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों ने बिजनेस बनाया, AOPBY फॉर्म किया, मुझे किसी बंदे को ये 50,000 पेन सप्लाई करनी है, बट आई डोंट हैव एनी प्रॉपर फंड। मैंने उसको कहा मेरे साथ पैसा लगाएगा तू, इस पेन को सप्लाई कर लेते हैं, जितना बचेगा आधा तू आधा मेरा, इसके बाद तू अपने घर, मैं अपने घर, यानी हम दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई फॉर द टाइम बिंग, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या एक शिपमेंट या एक कंसाइनमेंट के लिए। और जैसे ही वो काम पूरा हुआ, ये अपने घर, मैं अपने घर। अब 10 दिन का ये बिजनेस था, 10 दिन में हो गया, इसी साल के बीच में। अब सरकार 1 साल तक इंतजार करेगी, अरे भैया तुम लोग कमा कर तुम अपने घर, तो हमको भी अपने घर करो, हम अपने घर हो जाएं, हम क्यों वेट करें तुम्हारा 1 साल तक कमाने का हिसाब किताब लेने तक। इफ एनी AOP or BOI has been formed for a particular purposes, if AOP or BOI has been formed for a particular purposes, so after completion of that purposes, they'll charge tax immediately. Government will not wait for assessment year. उस साल, उसी साल ही टैक्स लग जाएगा, क्योंकि अब आप किनारे हो गए, वो भी किनारे हो गए, गवर्नमेंट कहेगी हमको भी किनारे कर। बात समझ में आई? हाँ या ना? दिस इज योर सेक्शन 174A। तीसरा है पर्सन लिविंग इंडिया। पर्सन लिविंग इंडिया, लिविंग वाला LIVING नहीं, ये वो पर्सन जो हिंदुस्तान छोड़ रहा है, जो रह रहा है, वो नहीं। लिविंग इंडिया, अगर कोई पर्सन है हिंदुस्तान छोड़ रहा है, गाना था ना, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद, तो ये जा रहा है यहां से, और भगवान जाने लौट के बुद्धू घर को आए, कब आएगा मालूम नहीं। गया ये बंदा, कब जा रहा है मालूम है? आजादी के दिन 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2017 को जा रहा है। कब जा रहा है? तो बेटा तुमने जो 1 अप्रैल 2017 से 15 अगस्त तक जो कमाया, अब तुम तो वापस आने से रहे, जो दिख रहा है कि नहीं? तो एक काम करो, इस दौरान जितना कमाए हो इसी साल टैक्स दे करके जाओ, इसी साल। तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर 17-18, तुम्हारा असेसमेंट ईयर भी 17-18। तो पर्सन लिविंग इंडिया, ऐसा बंदा जो हिंदुस्तान को छोड़ रहा है और उसके वापस आने की उम्मीद नहीं है, वो हिंदुस्तान छोड़ रहा है विदेश में नौकरी करने के लिए, वो हिंदुस्तान छोड़ रहा है विदेश में बिजनेस करने के लिए, अब उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं। अब क्लियर है?
तो जहां तक तुमने कमाया है वो इनकम पर टैक्स दे करके तुम जाओ, नो ड्यूज ले करके जाओ यहां से, हाँ या ना। तो अभी तक हम लोगों ने 3 देखा, इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, दूसरा देखा एओपी और बीओआई हैज बीन फॉर्म फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, हाँ या ना, और तीसरा देखा पर्सन लिविंग इंडिया। फोर्थ है, मैंने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, मैंने अपना घर बेचा, और घर बेचने के बाद मैंने सोचा सरकार को इस घर बिकने पर ये दूंगा, क्या दूंगा, ठेंगा। यानी मेरा इंटेंशन साफ है, कितने क्लियर कट इंटेंशन से चलता हूं कि टैक्स की चोरी करनी है, बिल्कुल साफ गोशी से काम करता हूं, कहीं कोई छिपी हुई बात नहीं। मैंने सोच लिया कि मैं सरकार को इस पर टैक्स, और अगर सरकार को इस बात का पता चला दैट द पर्टिकुलर पर्सन हैज ट्रांसफर्ड देयर प्रॉपर्टी और एनी एसेट and there is an intention of that person to hide the amount or evade the tax, then in that case the government will charge the amount of tax in the same previous year without waiting for the assessment year. Is it clear? हाँ या ना, गवर्नमेंट अब वेट नहीं करेगी कि अब असेसमेंट, तुम टैक्स चोरी करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, असेसमेंट ईयर पे आने दो, अरे नहीं तुरंत दो टैक्स, चोरी करने का इरादा है, चोरों की सजा तुरंत टैक्स। अब बात समझ में आई? यानी अगर कोई बंदा, अगर कोई पर्सन कोई प्रॉपर्टी या एसेट ट्रांसफर करता है विद हैविंग सच टाइप ऑफ इंटेंशन टू इवेड द टैक्स, देन इन सच टाइप ऑफ केसेस द प्रीवियस ईयर विल बी ट्रीटेड एज एन असेसमेंट ईयर। द पर्सन विल बी चार्ज टू टैक्स इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर द असेसमेंट ईयर। लास्ट, फोर्थ मैंने अभी बताया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू इवेड टैक्स। लास्ट है डिसकंटिन्यूड बिजनेस, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। सुन लो, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, बिजनेस को बंद करना, ये नहीं सुबह खोलेंगे वो वाला बंद नहीं, हमेशा के लिए बंद। अगर आपने बिजनेस बंद किया है 20 अक्टूबर 2016 को, आपका बिजनेस क्लोज डाउन हो गया, तो 1 अप्रैल 2016 से 20 अक्टूबर 2016 तक जितना भी कमाए हो उसी साल टैक्स देकर अपने को भी विदा कर दो, गवर्नमेंट को भी किनारे करो। क्या क्या नहीं, पीछे नहीं समझ में आया? ध्यान है ही नहीं, माइंड बिल्कुल ब्लैंक है। इसके पहले के चारों समझ में आए? कसम खाओ आए? डिसकंटिन्यूड बिजनेस का मतलब है बिजनेस को क्लोज डाउन करना। अगर आप अपना बिजनेस बंद करके जा रहे हो तो जब बंद करके जा रहे हो तो टैक्स का भी हिसाब किताब खत्म कर दो, हम आपके पीछे पीछे भागेंगे नहीं। पता नहीं असेसमेंट ईयर में आप दर्शन दो या ना दो। इज इट क्लियर? तो वही प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर माना जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्या है? 16-17। असेसमेंट ईयर क्या है? 16-17। बिजनेस बंद करने वालों के लिए ये है। इज इट क्लियर? If any person is going to shut down or close down their business, or there is an intention to discontinue their business, then they are needed to pay their amount of tax in the same previous year in which they are going to shut down or close down their business. Is it clear? पक्की बात है ना? ये पांचों पॉइंट क्लियर हैं? These are the exceptions to the previous year. 5 पॉइंट मैंने बताए। शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। दूसरा, AOP और BOI हैज बीन फॉर्म फॉर अ लिमिटेड पर्पसेज और पर्टिकुलर इवेंट और पर्पसेस। थर्ड मैंने बताया पर्सन लिविंग इंडिया। फोर्थ बताया ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी टू इवेट टैक्स। एंड द लास्ट वन मैंने बताया डिसकंटिन्यूड बिजनेस। इज इट क्लियर? पक्की बात है? पांचों पॉइंट नोट करें तो हम आगे बढ़ें। हटा रहा हूं।
हटा रहा हूं, हटा रहा हूं। अब आते हैं सेक्शन, अब तक हम लोगों ने पहला देखा, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 देखा, सेक्शन 231 पर्सन की डेफिनेशन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेक्शन 3 भी देखा था, प्रीवियस ईयर डिफाइन, प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर विच इज इमीडिएटली प्रेसिडिंग द असेसमेंट ईयर। सेक्शन 4 देखा, चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स, पांचों हेड्स ऑफ इनकम जोड़ लो, क्लबिंग कर लो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड दे दो, टोटल ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शन दे दो, टैक्सेबल इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लो, रिबेट एंड रिलीफ दे दो, जो बचा उसमें इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी जोड़ लो, जो आपने पेड कर दिया टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स। अभी नाम नहीं समझ में आ रहा होगा। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एडवांस टैक्स का मतलब एडवांस टैक्स, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड बाय द एसएससी। वो माइनस कर दो, जो जितना बचेगा वो हमारा नेट अमाउंट पेबल आएगा। देखेंगे सारे चैप्टर से एक एक। सेक्शन 5 पर जाने से पहले मैंने आपको सेक्शन 4 के कुछ एक्सेप्शंस बताए थे। एक्सेप्शंस टू द प्रीवियस ईयर मीन्स द प्रीवियस ईयर which is to be treated as assessment year itself. What are those conditions? There are 5 conditions. Number one, non-resident shipping business. दूसरा, person living in India, AOP BOI formed for special purposes, event or particular purposes. यहाँ result discontinuous business, और लास्ट मैंने बताया कि if any property has been transferred to evade tax. Is it clear? अब आते हैं हम लोग सेक्शन 5, the most important. नॉर्मली ये सेक्शन नहीं बताया जाता, इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अगर हमें ये पता करना हो, तुम अंग्रेज हो, क्या हो? अंग्रेजों को नहीं मालूम अंग्रेज है, मालूम है कि नहीं तुम लोग को? ये तो हिंदी नाम है ना अंग्रेज, उनको ये मालूम है इंग्लिशमैन, उनको क्या मालूम हिंदी में इसको अंग्रेज कहते हैं, है कि नहीं? गोरा शायद समझ में आ जाए लेकिन अंग्रेज नहीं समझ में आएगा। अंग्रेजी नहीं मालूम उन लोगों को, अंग्रेजी का मतलब क्या होता है। ये हिंदी वर्ड है अंग्रेजी ना। हाँ भाई, तुमको बंगाली आती? बंगाली बोल लोगे? हमें आती है बंगाली बोलिए। खरा नहीं बोल पाएंगे। चले, सेक्शन 5 देखो, इधर देख। मैंने कहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर हमसे पूछा जाए 3 तरह के रेजिडेंशियल स्टेटस, इस सेक्शन को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 6 में। किस सेक्शन में? पहले को कहेंगे ROR, दूसरे को कहेंगे RNOR और तीसरे को कहेंगे NR। इस सेक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे। इसको कहा जाता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और इसको कहते हैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और इसको हम कहते हैं नॉन रेजिडेंट। ये हम लोग सेक्शन 6 में सीखेंगे। यानी पूरे इनकम टैक्स एक्ट में, पूरे इनकम टैक्स की अगर बात करें तो जितने भी एसएससीज आएंगे, एसएससीज मतलब वो बंदे जिनसे कर लेना है, टैक्स लेना है, जितने भी एसएससीज आएंगे, ऑल दोज एसएससीज कैन बी बाइफर्केटेड इनटू दीज 3 पार्ट्स। Either the SSC will be ROR or the SSC will be RNOR or the SSC will be NR. That's it. जो भी रेजिडेंशियल स्टेटसशिप उनकी बनेगी वो इन 3 में से बनेगी। कोई 4th टाइप की रेजिडेंशियल स्टेटसशिप नहीं है हम लोगों के पास। Is it clear? सेक्शन 5 बताता है, मेरे पास एक अफ्रीकन आया। कौन आया? नींद आ रही है तुमको? मेरे पास एक अफ्रीकन आया, एकदम तवे की तरह। कहता है
वो शायद हैप्पी डेंट खाता होगा, जब भी मुंह खोले तब टिन से दांत सफ़ेद होते उन लोग लेकिन वो काले में सफ़ेद था। तो आया कहता है कि सर जी ये बताओ, मैं तनख्वाह पाता हूँ अफ्रीका में, क्या वो इंडिया में टैक्स लगेगा? अफ्रीका में सैलरी पाता है, क्या इंडिया में टैक्स लगेगा? ये तुम कौन होते हो बोलने वाले? ये तुम कौन होते हो बोलने वाले? नहीं लगेगा। क्या लगेगा या नहीं? लगेगा या नहीं? बोलने दो ना बाबू, हमको बोलने, लगेगा या नहीं? लगेगा या नहीं? लगेगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले? ये तुम कौन होते हो बोलने वाले? लगेगा। लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। तुम कौन होते? वो ये होते हैं। टैक्स लगेगा कि नहीं ये तुम डिटरमाइन ऐसे नहीं करोगे। अफ्रीका ने नहीं लगेगा, इंडिया ने लगेगा। हमने कोई पाप किया है इंडिया ने तो लग जाएगा। हो सकता है इंडियन है तो टैक्स ना लगे, हो सकता है, क्योंकि इंडियन और अफ्रीकन होने से इनकम टैक्स को कोई मतलब, किस चीज से मतलब है? रेजिडेंशियल स्टेटसशिप। अगर वो अफ्रीकन इसमें आ रहा है, लगेगा बेटा, टैक्स लगेगा तेरी सैलरी पर। कहाँ कमाता है? अमेरिका में, लगेगा। मैं इंडियन हूँ, सैलरी कमाता हूँ, लेकिन मैं इसमें आता हूँ, इंडिया से सैलरी, नहीं लगेगा। ना ना ना, ना नहीं लगेगा। सोचो, देखा जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ इसी तरह से है। यहाँ पर हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटसशिप के हिसाब से टैक्स ट्रीट करते हैं। इन टोटालिटी हम लोग सारे टैक्स ट्रीटमेंट को इन 3 पार्ट्स में बांटेंगे। कितने पार्ट्स में बांटेंगे? पहला कॉलम रहेगा आरओआर के लिए, दूसरा कॉलम रहेगा आरएनओआर के लिए, और तीसरा कॉलम रहेगा एनआर के लिए। और इस टॉपिक को हम लोग नाम देते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। क्या नाम देते हैं? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सुन, या तो आप इनकम इन इंडिया कमाओगे, हाँ या ना? आरओआर होगा तो भी इन इंडिया से कमाएगा, आरएनओआर होगा तो भी इंडिया से कमाएगा, एनआर होगा तो भी हो सकता है इंडिया से कमाए। मना नहीं ना किए हो। आउटसाइड इंडिया, हो सकता है आरओआर आउटसाइड इंडिया से कमाए, हो सकता है आरएनओआर आउटसाइड इंडिया से कमाए, हो सकता है एनआर आउटसाइड इंडिया से कमाए, कुछ भी हो सकता है। बोलना। जब हम टैक्स लगाने की बात करते हैं इंडिया में, तो टैक्स लगाने के पीछे एक लॉजिक है। मेन लॉजिक मैंने आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में बताया था, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट, दैट इज डिफरेंट वन। लेकिन आप कोई भी हो, कहीं से बिलोंग करते हो, अगर आपने हिंदुस्तान की सीमा में, आधा अधूरा आता है हमको, बनाने नहीं आता, तो अगर आपने हिंदुस्तान में रह करके कुछ रिसोर्सेज का यूज करके कमाया है, कहाँ से कमाया है? इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके आपने कमाया है। किसका यूज करके? अगर आपने इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके कुछ कमाया है, तो हक बनता है हिंदुस्तान का कि वो आपसे टैक्स ले। अब बात समझ में आई? अब चाहे आप इंडियन हो या ना, बात समझ में आई? तो अब आते हैं इन इंडिया। पॉइंट नंबर 1, इनकम एक्रू, साथ साथ लिखना मना है। इनकम एक्रू और अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ओके, कोई भी हो आप इंडिया से कमाओगे तो टैक्स तो देना बनता है।
आप कोई भी हो, इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके आप कमाओगे तो टैक्स देना बनता है। इनकम एक्रू और अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज। ये डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया के लिए हम लोग एक सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 9। किसके लिए? डीम्ड टू एक्रू और अराइज। हम यहां काम करते हैं, नौकरी करते हैं हिंदुस्तान में, तो मेरी सैलरी कहां से एक्रू या अराइज होती है? हिंदुस्तान में। भले ही वो सैलरी हमारी कहां मिलती हो हमको एक्चुअल में, अमेरिका में, लेकिन एक्रू और अराइज कहां से हो रही है? इनकम इंडिया से। पक्की बात है? हाँ या ना? दूसरा, अब डीम टू एक्रू और अराइज का भी एग्जांपल दीजिए। देंगे, पूरा एक क्लास चलेगा सेक्शन 9 पर, बड़े बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। चले आगे। इनकम, रिसीट और डीम्ड टू बी रिसीट इन इंडिया। फिर क्या आ गया वर्ड? तो अगर आपको कोई इनकम मिली है, रिसीट हुई है इंडिया में, तो भी टैक्सेबल होगी। कमाया आपने अमेरिका में, कहां कमाया? रिसीट कहां हो रही है? मैं काम करता हूं अमेरिका में और मैंने अपने एम्प्लॉयर से बोला, मालिक मेरी तनख्वाह जो है ना हिंदुस्तान भेज दो मेरे घर वालों को। उसने मेरे घर वालों को जमा कर दिया पैसा। कहां मिली मुझे इनकम? हिंदुस्तान में। टैक्स लग जाएगा क्या? हाँ, भले ही मैंने कहीं भी कमाया, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर इनकम इंडिया में रिसीट हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां इंडिया का पार्ट आ गया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो अब दिमाग में कहीं एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा तुम लोगों के, सर अमेरिका भी तो टैक्स मांगेगा? दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा है? आ रहा है? कितनी देर से आ रहा है? तो पूछ क्यों नहीं रहे हो? अमेरिका भी टैक्स मांगेगा? हाँ। इंडिया भी टैक्स मांगेगा? हाँ। दो बार टैक्स देंगे? हाँ। इसके लिए एक चैप्टर है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। कौन सा चैप्टर है? DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अगर आपकी किसी इनकम पर दो जगह टैक्स लगता है, अमेरिका और इंडिया दोनों जगह, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया दोनों जगह, तो इन दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा, ट्रीटी हुई होगी, कोई संधि हुई होगी कि अगर मेरे देश में टैक्स लगेगा इस इनकम पर तो तुम्हारे देश में नहीं लगेगा, अगर तुम्हारे देश में लग जाएगा तो मेरे देश में नहीं लगेगा। तो अगर ऐसी कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट हुआ है देन इट इज ओके। तब किसी एक जगह टैक्स लगेगा। कितनी जगह टैक्स लगेगा? अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो ना, ऐसे किसी पर अत्याचार कैसे कर लोगे? दोनों जगह टैक्स लग जाएगा। गवर्नमेंट कहती है आपको प्रोपोर्शनेटली छूट मिलेगी। तो DTAA चैप्टर में पढ़ोगे तुम लोग कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कैसे छूट ली जा सकती है। अगर एग्रीमेंट है तब तो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी वी विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट, बट इफ देयर इज नो एनी एग्रीमेंट और ट्रीटी देन वी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। ऐसा नहीं है कि छूट नहीं मिलेगी, मिलेगी। कितनी मिलेगी वहां DTAA में देखा जाएगा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? यानी इन टोटलिटी दिमाग में ये बैठा लो कि डबल टैक्स नहीं लगता, लेकिन अभी तुम लोग चूंकि अभी स्टार्ट किए इनकम टैक्स, तो दिमाग में बैठा लो डबल टैक्स लग सकता है हिंदुस्तान में भी और अमेरिका में। जब बाद में हम लोग DTAA चैप्टर पढ़ेंगे देन एट दैट टाइम विल कम टू नो दैट यस देयर आर सम बेनिफिट्स टू अस। इज इट क्लियर? हाँ या ना? चले। तो अभी तक हम लोगों ने इन इंडिया की बात की। ROR का केस हो, RNOR का केस हो या NR का केस हो, कहीं भी कुछ भी कमाओगे कोई माफी नहीं है, बशर्ते वो क्या हो? इन इंडिया। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे किसकी? आउटसाइड इंडिया की। इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। अब इनकम कहाँ अराइज हो रही है? लेकिन इसके आगे, बट इफ
बिजनेस इज कंट्रोल्ड, थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर पड़ेगा, और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया। फिर एक वर्ड आ गया, बी एनी अदर केस। ए के केस में, बी के केस में, इसको नोट कर लो तो फिर हम इस चीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन करें। चल, सेक्शन 5 कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ दिक्कत है, ऐसे कैसे दिक्कत नहीं है, समझाइए ना। मैंने कहा कि आरओआर का जरा देखो ना, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बेटा तू कहीं भी कैसे भी कुछ भी कमा ले, कहीं भी कैसे भी कुछ भी कमा लो, ऑल ओवर इंडिया की इनकम आपकी, ऑल ओवर वर्ल्ड की इनकम आपकी टैक्सेबल होगी। चाहे आप इंडिया में कमाएं, चाहे आप आउटसाइड इंडिया कमाएं। नॉन रेसिडेंट के बारे में बोला गया कि आप हिंदुस्तान से जितना कमाओगे वो टैक्सेबल होगा, हिंदुस्तान के बाहर कमाओगे तो हमसे क्या लेना देना। अब अफ्रीकन अफ्रीका में कमा रहा है तो मोदी साहब पहुंचे, हमें टैक्स तो दे देगा वो। अरे भैया तुम वो वहां कमा रहा है, वहां कमाने दो उसको वहां, वो अगर इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके कुछ कमा रहा है तो उस पर टैक्स ले लो ना। अब बात समझ में आई? प्रॉब्लम आती है इसकी, जरा इसको डिफाइन करते। आउटसाइड इंडिया में मैंने पहले बताया इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। मेरी कोई इनकम एक्रू और अराइज हो रही है कहां? आउटसाइड इंडिया। बट इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया, बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन कहां है? सेटअप इन इंडिया में है। तो बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है? इंडिया से। प्रोफेशन कहां सेटअप है? इंडिया में। अगर ये केस है तो दोनों पर टैक्स लगेगा, चाहे वो आरओआर हो चाहे आरएनओआर हो। नॉन रेसिडेंट के केस में टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि एक्रू और अराइज कहां है? आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। नॉन रेसिडेंट को छोड़ दो। लेकिन अगर वही बिजनेस कंट्रोल्ड है और प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है तो आरएनओआर पे टैक्स लग जाएगा। एनी अदर केस, सर एनी अदर केस में क्या क्या आ जाएगा? एनी अदर केस में क्या क्या आ जाएगा? सैलरी, सैलरी अगर है आउटसाइड इंडिया तो केवल और केवल आरओआर में टैक्स लगेगा। अगर सैलरी आउटसाइड इंडिया में है नहीं लगेगा, चाहे आरएनओआर का केस हो चाहे एनआर का केस हो। यहां पर टैक्स केवल एक ही केस में लग सकता है, बिजनेस और प्रोफेशन के केस में, और वो भी ऐसे बिजनेस और प्रोफेशन के केस में जिसका सेटअप इंडिया में हो। इसका मतलब अगर बिजनेस और प्रोफेशन का सेटअप इंडिया में नहीं है, कहां है? आउटसाइड इंडिया, तो भी क्या लगेगा? दो केसेस में नहीं लगेगा। अगर बिजनेस और प्रोफेशन का सेटअप इंडिया में है तो लग जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। कंफ्यूजन है यहां पे?
100% कन्फ्यूजन होगा। बिजनेस और प्रोफेशन को दो पार्ट में बांटो। इनकम कहाँ से है? बाहर के बिजनेस से है, पहली चीज़, ठीक है ना। लेकिन वो बिजनेस कहाँ से कंट्रोल्ड है? इंडिया से। तो ROR के केस में टैक्स लगा दो, RNOR के केस में टैक्स लगा दो। अगर बिजनेस है कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया, और इंडिया में कोई भी उसका सेटअप या प्रोफेशन बिजनेस कंट्रोल्ड नहीं है, कहाँ से कंट्रोल्ड है? आउटसाइड इंडिया, तो टैक्स मत लगाओ। ROR के केस में तो पूरे वर्ल्ड वाइड इनकम की टैक्स पर इनकम पर टैक्स लगता है, तो वहां पर तो आंख बंद कर लो। ROR के केस में क्या बंद कर लेना? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हो तो इसी एनी अदर केस में आएगा ना। ऊपर वाले केस में केवल एक ही चीज आती है, PGBP, वो भी वो PGBP जिसका प्रोफेशन और बिजनेस कहाँ सेटअप हो, तब तो आएगा। बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया, बट इफ बिजनेस इज नॉट कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज नॉट सेटअप इंडिया तो नहीं लगेगा। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी सेम, इस केस में आएगा, एनी अदर केस में। कैपिटल गेन सेम, एनी अदर केस में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेम, एनी अदर केस में। केवल बिजनेस की प्रॉब्लम है। अगर बिजनेस कंट्रोल्ड और बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया तो RNOR के केस में टैक्स लग जाएगा, भले ही इनकम आउटसाइड इंडिया हो। लेकिन अगर बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया नहीं है और इनकम एक्रू हो रही है आउटसाइड इंडिया तो टैक्स नहीं लगेगा। बात खत्म हो गई। केवल उसी केस में एक दिक्कत आती है। अब समझ में आई बात? जो हमारा एक सेंटेंस था डीम्ड टू बी रिसीट, कौन सा वर्ड? इनकम डीम्ड टू बी रिसीट, केवल इतना। इसके लिए हमको एक सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 7, यानी अभी हमारा पीछा ना छूटेगा। इस स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हमको ये पता चलेगा, इस हेडिंग का, इस सेक्शन की हेडिंग का नाम है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, यानी टोटल इनकम की किस कमाई से आप पर टैक्स लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा वो बताता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अगर आप ROR है तो वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स लगेगा, NR है तो केवल इंडिया की इनकम पर टैक्स लगेगा, RNOR है तो केवल एक और बढ़ा दो टैक्स लग जाएगा। अगर बिजनेस इज कंट्रोल और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया है, भले ही इनकम आउटसाइड इंडिया हो तो टैक्स लग जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर हमसे अब कोई पूछे सेक्शन 5 तो हम कहेंगे इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। इनकम रिसीट और डीम्ड टू बी रिसीट इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल होगा। इनकम एक्रू और अराइज और डीम्ड टू बी रिसीट, डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल होगा। आउटसाइड इंडिया में इफ बिजनेस इज कंट्रोल और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया इवन दो द इनकम इज एक्रूड और अराइज आउटसाइड इंडिया, दो में टैक्सेबल होगा, तीसरे में नहीं होगा। एनी अदर इनकम पहले में टैक्सेबल होगा, दो में नहीं होगा, दैट्स इट। इज इट क्लियर? फिर बोलूँ एक बार, हमसे अगर कोई करे, नहीं क्यों ना बोलूँ, नहीं क्यों ना बोलूँ, देखो करे नहीं, दिमाग थक गया है, अब ना बोलूं? बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। देखो इधर सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, उसको नींद आ रही है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम आ रही है ना? अब नहीं आ रही। स्कोप ऑफ टोटल, हाँ बोलो बोलो। आएंगे उस पर, चिंता न करो। सेक्शन 9 बचा हुआ है ना, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, उसमें डिटेल में बताएंगे, चिंता मत करना। उसमें फिर आएंगे ये क्वेश्चन, हम खुद ही बताएंगे, तुमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद बताएंगे, तुम लोगों ने ये नहीं पूछा था, ठीक है ना। अभी अगर वो डाउट में आ रहा है तो रहने दो, डाउट को डाउट रहने दो, तो अंधेरे में ही रहो उस मैटर को लेकर, क्योंकि सेक्शन 9 जब तक कवर नहीं होगा तब तक तुम लोग उजाले में नहीं आ पाओगे, ठीक। आते हैं इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल। इनकम रिसीट और डीम टू बी रिसीट इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल। आउटसाइड इंडिया में इनकम इज एक्रू और अराइज, हाँ आउटसाइड इंडिया, बट इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया तो शुरू के दो में टैक्सेबल, तीसरे में नॉन रेसिडेंट में नॉट टैक्सेबल। एनी अदर इनकम केवल पहले में टैक्सेबल, बाकी दो में टैक्सेबल नहीं है। याद रखना, इस पर तुम लोग का लास्ट टू लास्ट एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन करेंगे हम लोग, चिंता मत करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन हाँ सोचो कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हमारे पास कोई विदेशी आता है, कहता है मेरी सैलरी पर टैक्स लगेगा, बिना सैलरी चैप्टर में गए
हम केवल इस सेक्शन 5 से बता सकते हैं तुम्हारी सैलरी पर टैक्स लगेगा कि नहीं। अगर कोई इंडियन बाहर कमाता है विदेश में, कहता है हमारी इस बिजनेस पर टैक्स लगेगा, बिना पीजीबीपी में गए, ओनली बाय सीइंग, ओनली बाय गोइंग थ्रू विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन, वी कैन टेल हिम दैट वेदर योर इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट। यानी वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रेफर अ पर्टिकुलर हेड, वी हैव टू रेफर दिस वन सेक्शन इटसेल्फ। हाँ है ना, हमको बार बार किसी हेड में जाने की जरूरत नहीं है, वहां भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे अच्छा यहीं पढ़ लो, सेक्शन 5 में ही खत्म कर लो, सब कुछ खत्म हो गया। लास्ट टाइम एक बार और, सेक्शन 1 कहता है दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 कहता है सेक्शन 231 पर्सन की डेफिनेशन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपीपीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सेक्शन 3 बोलता है प्रीवियस ईयर मींस अ फाइनेंशियल विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। सेक्शन 4 बोलता है चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स, पांचों हेड ऑफ इनकम जोड़ लो, उसमें इनकम क्लब कर लो, माइनस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर लो, ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, डिडक्शन दे दो, टैक्सेबल इनकम आ जाएगा, टैक्स कैलकुलेट कर लो, इंटरेस्ट रिबेट एंड रिलीफ दे दो, इंटरेस्ट पेनाल्टी जोड़ लो, माइनस कर दो, टीडीएस एंड एडवांस टैक्स। आंसर आ जाएगा आपका सामने, टैक्स पेबल या अमाउंट पेबल। सेक्शन 4 बताता है चार्ज हो गया। सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जो मैंने ये बताया, इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, दैट्स इट। क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से पिक करेंगे, फिर सेक्शन 5 को 5 मिनट देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।